अप्रैल 2024 की एक रात वॉशिंगटन डीसी में रात के 2 बज रहे हैं। CIA के लैंगली हेडक्वार्टर की लाइट्स अभी भी जल रही हैं। अमेरिका के सबसे शार्प एनालिस्ट्स जो दुनिया की हर मूव को पहले से पढ़ लेते हैं, एक स्क्रीन के सामने बैठे हैं और उनके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन है, शॉक। ईरान ने अभी-अभी इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे थे, लेकिन जो चीज CIA को हैरान कर रही थी वो मिसाइल्स की संख्या नहीं थी, वो थी उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी प्रिसीजन, उनकी स्पीड, उनका डिजाइन। अमेरिका के एक सीनियर ऑफिशियल ने बाद में एक क्लोज्ड डोर ब्रीफिंग में कहा, यह टेक्नोलॉजी हमारे पास 6 से 7 साल पहले नहीं थी। ईरान के पास यह कहां से आई? दोस्तों, यह सवाल आज दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसीज पूछ रही हैं। एक देश जो दशकों से सैंक्शंस में है, जिसकी इकोनॉमी तबाह है, जिसे हर तरफ से घेरा गया है, वो आज हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहा है, स्टेल्थ ड्रोन्स बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स बना रहा है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जो जवाब मिलेगा वो आपको अनकंफर्टेबल कर देगा। तो शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग सवाल से। मान लीजिए आपको एक आईफोन मिला, लेकिन कोई मैनुअल नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, और आपसे कहा जाए इसे कॉपी करो। आप कहेंगे यह इम्पॉसिबल है, लेकिन ईरान ने यही किया, बार बार और सक्सेसफुली। 2011 का वो दिन याद करिए। अमेरिका का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ सर्विलांस ड्रोन RQ-170 सेंटिनल ईरान की सीमा में घुस गया। CIA को लगा क्रैश हो गया होगा, कुछ काम का नहीं बचा होगा, लेकिन ईरान ने उसे पूरा इंटैक्ट कैप्चर किया, GPS को इलेक्ट्रॉनिकली हैक किया, ड्रोन को सेफली लैंड कराया और फिर उसे एक लैब में ले गए। उसके हर एक पार्ट को स्टडी किया, हर वायर को, हर सेंसर को, हर मटेरियल को, और 4 साल के अंदर उन्होंने अपना खुद का स्टेल्थ ड्रोन बना लिया। नाम रखा शाहेड, वही शाहेड जो आज यूक्रेन में, रेड सी में और इजराइल के आसमान में दिखता है। मतलब अमेरिका ने खुद ईरान को तोहफे में ड्रोन टेक्नोलॉजी दे दी, बिना चाहे। लेकिन यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ। ईरान के पास एक पूरा सिस्टम है, अनऑफिशियली एक मिनिस्ट्री ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग जैसा। हर कैप्चर्ड वेपन, अमेरिकन हो, इजरायली हो, नेटो का हो, लैब में जाता है, स्टडी होता है, रेप्लिकेट होता है, और यही वो नींव है जिस पर ईरान की आज की मिलिट्री टेक्नोलॉजी खड़ी है। लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग तो एक हिस्सा है। असली सवाल यह है, ईरान को यह करने में मदद कौन कर रहा था? और यहीं से कहानी और डार्क हो जाती है। अब यहां असली ट्विस्ट आता है। क्या ईरान यह सब अकेले कर रहा है? नहीं, लेकिन ऑफिशियली चाइना कहेगा हम ईरान को कुछ नहीं देते, रशिया कहेगा हमारा कोई मिलिट्री डील नहीं। ऑफिशियली यह सच भी है, अनऑफिशियली यह एक बिल्कुल अलग दुनिया है। UN सैंक्शंस के बावजूद मल्टीपल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि चाइनीज कंपनीज ने ईरान को ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी दी है। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो ऊपर से सिविलियन लगती है लेकिन मिलिट्री में काम आती है। माइक्रोचिप्स, एडवांस्ड रडार कंपोनेंट्स, फाइबर ऑप्टिक्स, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, यह सब ट्रेड के नाम पर जा रहा था तीसरे देशों के जरिए। टर्की, UAE, मलेशिया, यह कंट्रीज मिडलमैन बनती हैं। सैंक्शंस की दुनिया में एक कहावत है, सैंक्शंस लीक करते हैं हमेशा। जैसे आपकी पुरानी वाटर बॉटल ऊपर से बंद, नीचे से टपकती रहती है। रशिया का रोल और भी इंटरेस्टिंग है। 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू हुई। रशिया को ड्रोन्स चाहिए थे, सस्ते, रिलायबल और बड़ी संख्या में। ईरान के पास शाहेड ड्रोन्स थे, तो एक डील हुई। शाहेड ड्रोन्स के बदले में रशिया ने ईरान को एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी और एयर डिफेंस सिस्टम्स की नॉलेज दी। यह एक बार्टर था, 21वीं सदी की आर्म्स ट्रेड, और इस एक डील ने ईरान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को अनुमानतः 5 से 10 साल आगे कर दिया। लेकिन चाइना और रशिया के अलावा एक तीसरा प्लेयर है जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यह वो देश है जहां खुद लोग भूखे हैं लेकिन मिसाइल्स एक्सपोर्ट करता है। एक देश है जहां इंटरनेट नहीं है, जहां बाहर जाना मना है, जहां लोग जंगल की घास खाकर जिंदा रहते हैं। वो देश ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है।
नॉर्थ कोरिया। हाँ, वही नॉर्थ कोरिया जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो दुनिया से कटा हुआ है, लेकिन आर्म्स ट्रेड में वो बिल्कुल कनेक्टेड है। यह रिलेशनशिप नई नहीं है। 1980 के दशक में ईरान इराक वॉर के दौरान जब पूरी दुनिया ने ईरान पर एम्बार्गो लगाया था, नॉर्थ कोरिया ने उन्हें स्कड मिसाइल्स दिए थे। तब से यह पार्टनरशिप चलती आ रही है, दशकों से। आज नॉर्थ कोरिया ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल कंपोनेंट्स, वॉरहेड डिजाइन्स और सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम्स की टेक्निकल नॉलेज शेयर करता है, और दोनों के पास एक कॉमन एनिमी है, अमेरिका। और जैसा कहते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन यहां सबसे स्केरी बात क्या है? CIA, मोसाद, MI6 सब कहते हैं कि इस नेटवर्क को ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि यह डील्स किसी ऑफिशियल चैनल पर नहीं होती। ये होती हैं गोस्ट कंपनीज के जरिए, क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स से, कार्गो शिप्स के हिडन कंपार्टमेंट्स में। यह एक शैडो वर्ल्ड है जो दिखता नहीं लेकिन काम करता है। तो अब तक हमने देखा, ईरान ने कॉपी किया, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया ने हेल्प किया, लेकिन सिर्फ इतने से हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं बनती। इसके लिए चाहिए जीनियस, और यही है ईरान की सबसे बड़ी ताकत। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे दुनिया सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करती है, ईरान के अपने इंजीनियर्स। ईरान में हर साल लाखों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं। मैथमेटिक्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, क्वांटम फिजिक्स, इन फील्ड्स में ईरान की यूनिवर्सिटीज का लेवल सरप्राइजिंगली हाई है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स में कई ईरानी यूनिवर्सिटीज कंसिस्टेंटली आती हैं, और यह इंजीनियर्स कहाँ जाते हैं? IRGC के डिफेंस प्रोग्राम्स में। मतलब ईरान्स बेस्ट माइंड्स ईरान्स डेडलीस्ट वेपन्स बना रहे हैं। इन्हीं इंजीनियर्स ने बनाया है फत्ताह 1, ईरान की फर्स्ट कंफर्म्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। स्पीड मैक 13 से 15, इतनी तेज कि दुनिया का कोई भी एग्जिस्टिंग मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट, आयरन डोम, थार्ड इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। शाहिद 136, वो कमिकाजे ड्रोन जिसने यूक्रेन वॉर में सब कुछ बदल दिया। खैबार शेकान, एक बैलिस्टिक मिसाइल जो बंकर बस्टर कैपेबिलिटी रखता है। और नूर एंटी शिप मिसाइल जो स्पेसिफिकली इजराइल के नेवल एसेट्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन सबसे डरावनी बात, इनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज पूरी तरह ईरान की खुद की हैं। किसी ने नहीं दी, किसी से कॉपी नहीं की, वो खुद बनाई अपने दम पर। और यही वो फैक्ट है जो CIA एनालिस्ट्स को रात को नींद नहीं आने देता। तो अब सोचिए, एक देश जो इतना सानक्षण्ड है, इतना आइसोलेटेड है, वो इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप कर लेता है? इसका जवाब छुपा है एक बड़ी आयरनी में। 1979 से लेकर आज तक 45 साल अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस की एक ऐसी दीवार खड़ी की जो दुनिया में किसी भी देश पर लगाए गए सैंक्शन से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। ऑयल एक्सपोर्ट्स ब्लॉक्ड, बैंकिंग सिस्टम कट ऑफ, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स बैंड। मकसद था ईरान को मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप करने से रोकना। लेकिन हुआ क्या? उल्टा, बिल्कुल उल्टा। जब आप किसी देश को फॉरेन टेक्नोलॉजी से काटते हो तो दो में से एक होता है, या तो वो देश टूट जाता है या वो खुद बनाना सीख जाता है। ईरान टूटा नहीं। सैंक्शंस ने ईरान को फॉरेन आर्म्स पर डिपेंड करने से रोका तो ईरान ने अपने हथियार बनाए। सैंक्शंस ने ईरान के इंजीनियर्स को विदेश जाने से रोका तो उन इंजीनियर्स ने घर पर रिसर्च की। सैंक्शंस ने ग्लोबल सप्लाई चेन से ईरान को काटा तो ईरान ने अपनी पैरेलल सप्लाई चेन बनाई। इकोनॉमिस्ट्स इसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, और हिस्ट्री गवाह है जो देश इसे सक्सेसफुली करते हैं वो अल्टीमेटली ज्यादा सेल्फ रिलायंट बन जाते हैं। चाइना ने 1960 के दशक में यही किया। इंडिया ने 1970 के दशक में यही किया। ईरान ने 1980 के दशक से यही कर रहा है, और अब 2024 में रिजल्ट्स दिख रहे हैं। वॉशिंगटन के थिंक टैंक्स में आजकल एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछा जाता है, क्या हमने खुद ही यह सिचुएशन क्रिएट की? क्या सैंक्शंस ने ईरान को वीकर नहीं
बल्कि मिलिटरीली स्ट्रॉन्गर बना दिया? अभी इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन सवाल खुद बहुत कुछ कह देता है। अब तक हमने पास्ट और प्रेजेंट देखा, लेकिन असली सवाल यह है, आगे क्या होगा? क्योंकि ईरान रुका नहीं है, वो अगली चीज बिल्ड कर रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ईरान ने कन्वेंशनल मिलिट्री टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस की है, वो एक चीज की तरफ इशारा करती है, और वो चीज है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। IAEA की लेटेस्ट रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान के पास अब 60% एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल है। वेपन्स ग्रेड यूरेनियम 90% होता है, मतलब टेक्निकली ईरान वेपन्स ग्रेड से सिर्फ एक स्टेप दूर है। और एनालिस्ट्स का अनुमान है कि अगर ईरान चाहे तो वो 12 दिनों में वेपन्स ग्रेड यूरेनियम प्रोड्यूस कर सकता है। 12 दिन, 2 हफ्ते से भी कम। और यहां वो मोमेंट है जब हमें रुककर सोचना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, यह हम सबकी दुनिया की बात है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो सऊदी अरेबिया कहेगा हमें भी चाहिए, टर्की कहेगा हमें भी चाहिए, इजिप्ट कहेगा हमें भी चाहिए। यह न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का वर्स्ट केस सिनेरियो है। मिडिल ईस्ट, जो ऑलरेडी दुनिया का सबसे वॉलेटाइल रीजन है, और भी डेंजरस हो जाएगा। लेकिन एक और एंगल है जो अक्सर इग्नोर होता है। ईरान की यह मिलिट्री स्ट्रेंथ, इसे सिर्फ अग्रेशन की नजर से मत देखिए। ईरान के पर्सपेक्टिव से यह सर्वाइवल है। इराक वॉर देखा, लिबिया देखा, जो देश न्यूक्लियर नहीं थे उनके साथ क्या हुआ। ईरान ने वो लेसन सीखा, और उसी लेसन की वजह से आज हम यहां हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी ईरान की उस मिलिट्री टेक्नोलॉजी की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रिवर्स इंजीनियरिंग से शुरुआत हुई, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया का साइलेंट सपोर्ट मिला। ईरान के खुद के ब्रिलियंट इंजीनियर्स ने उसे आगे बढ़ाया, और अमेरिका की 45 साल की सैंक्शंस पॉलिसी ने आयरॉनिकली उसे और मजबूत कर दिया। यह सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, यह एक यूनिवर्सल लेसन है। जब आप किसी को कॉर्नर करते हो, उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, झुक जाओ या खतरनाक हो जाओ। ईरान ने दूसरा रास्ता चुना, और अब पूरी दुनिया उसके कॉन्सिक्वेंसेस डील कर रही है। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि ईरान आने वाले 10 सालों में न्यूक्लियर पावर बन जाएगा? और अगर बना तो मिडिल ईस्ट का फ्यूचर क्या होगा? कमेंट में बताइए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी, लाइक करें। अगर आप ऐसे और जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी सवाल के साथ।